बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओरिएंट गर्ल्स कॉलेज की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स की इस सीरीज़ में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ। ऑनलाइन लेक्चर्स की ये सीरीज़ BS ज़ूलॉजी सेमेस्टर 2 के कोर्स केमिस्ट्री 2 का हिस्सा है और इसमें हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन मुकम्मल करने के बाद केमिकल रिएक्शंस की डिस्कशन शुरू की थी, जिसमें हमने शुरू में इनकी केमिकल रिएक्टिविटी को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने एडिशन रिएक्शंस का इंट्रोडक्शन लिया था और हमने स्टार्ट लिया था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजनेशन से। इसी हाइड्रोजनेशन के हवाले से एक सप्लीमेंट्री टॉपिक पढ़ेंगे और उसके बाद दीगर रिएक्शंस की तरफ हम चलेंगे। तो आज हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स। जो हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस है, आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसके दौरान हीट रिलीज होती है। जब किसी अल्कीन के एक मोल को हाइड्रोजनेट किया जाए तो जो हीट रिलीज होती है उसको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते हैं। अब ये जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, इसको यूज़ किया जा सकता है मुख्तलिफ अल्कीन्स की स्टेबिलिटी को मालूम करने के लिए, कंपेयर करने के लिए। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये किस तरह है, इसको हम यहाँ पर कुछ केमिकल रिएक्शंस की मदद से अंडरस्टैंड करेंगे। ये आपके सामने इस स्लाइड में 3 रिएक्शंस हैं, 3 हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। पहला रिएक्शन जिस एल्कीन का है वो ये है 3-मिथाइल 1-ब्यूटीन। 3-मिथाइल 1-ब्यूटीन की जब हाइड्रोजनेशन की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट तो आइसोपेंटेन हासिल होता है। हम जानते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होगी तो फिर ये मालिक्यूल हमें हासिल होगा। अब इस दौरान जो हीट रिलीज होती है उसकी वैल्यू है 126.8 किलो जॉल पर मोल। अब हम इसी 3-मिथाइल 1-ब्यूटीन का एक आइसोमर लेते हैं और वो है 2-मिथाइल बट 1E। ये और ऊपर जो 3-मिथाइल 1-ब्यूटीन है ये आपस में आइसोमर है। अच्छा, इसकी अगर हाइड्रोजनेशन की जाए ये सेम प्रोडक्ट आइसोपेंटेन बनाएगा, लेकिन अब जो हीट रिलीज होगी वो कितनी होगी, 119.2 किलो जॉल पर मोल। फिर हम इन्हीं का एक तीसरा आइसोमर लेते हैं 2-मिथाइल बट 2E। इसकी जब हाइड्रोजनेशन होती है आइसोपेंटेन ही बनता है और हीट जो रिलीज होती है वो होती है 112.6 किलो जॉल पर मोल। अब ये जो 3 स्ट्रक्चर्स हमने कंसिडर किए, अब हम इन्हें कंपेयर करते हैं इथीन के साथ। इथीन हम जानते हैं, इथीन का फार्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो अब 3-मिथाइल 1-ब्यूटीन अगर आप देखें उसका स्ट्रक्चर और इथीन के स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क है। देखें, जो इथीन है ना उसमें खाली क्या है, CH2, यहाँ भी CH2, यहाँ डबल बॉन्ड CH2, या इन दो को ले लें आप, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब क्या हुआ है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन की जगह ये वाला आइसोप्रोपाइल ग्रुप आया है। एक जो हाइड्रोजन एटम है इथीन का वो रिप्लेस हुआ है आइसोप्रोपाइल ग्रुप के साथ। तो हम कहेंगे कि ये मोनो सब्सटीट्यूटेड है, क्योंकि इथीन के एक हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करने से ये मालिक्यूल हासिल हुआ। अब जो 2-मिथाइल बट 1-ईन है उसको अगर हम इथीन के साथ कंपेयर करें, इथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ डबल बॉन्ड C है और वो जो दोनों हाइड्रोजन है उनकी जगह एक ये वाला ग्रुप है और एक ये वाला ग्रुप है, यानी 2 हाइड्रोजन एटम जो है इथीन के वो रिप्लेस हुई हैं मिथाइल और इथाइल के साथ। तो हम कहेंगे कि ये डाई सब्सटीट्यूटेड है। और फिर ये जो तीसरा स्ट्रक्चर है इसके लिए अगर कंपेयर करें तो ये CH डबल बॉन्ड C,
तो एक तरफ इथीन का एक हाइड्रोजन मिथाइल के साथ रिप्लेस हुआ है और दूसरी तरफ उसके दोनों हाइड्रोजन दो मिथाइल के साथ रिप्लेस हुई हैं, हम कहेंगे कि ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है। तो इसी तरह हेटर सब्स्टिट्यूटेड हो सकता है। अब जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड था ये वाला, इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन थी वो 126 थी। जो डाई सब्स्टिट्यूटेड था, उसकी थी 119.2 और जो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है उसकी है 112। यानी सबसे ज़्यादा जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो किसकी है? मोनो सब्स्टिट्यूटेड की। अब ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो कम स्टेबल है। जो मॉलिक्यूल जितनी ज़्यादा हीट रिलीज़ करेगा वो उतना कम अनस्टेबल होगा। और सबसे कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कौन रिलीज़ कर रहा है? 2 मिथाइल बट 2 ई, तो हम कहेंगे कि ये मोस्ट स्टेबल है। तो फिर इन जनरल हम क्या कहेंगे कि जो अल्कीन जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा, यानी डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम की बजाय दूसरे ग्रुप जितने ज़्यादा होंगे वो अल्कीन उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। यानी अल्काइल ग्रुप जितने ज़्यादा आते जाएंगे डबली बॉन्डेड कार्बन्स के साथ स्टेबिलिटी में इजाफा होता जाएगा। तो फिर हम एक जनरल कंक्लूजन ये ड्रा कर सकते हैं कि अब ये वाले जो दो स्ट्रक्चर, ये जो पहला स्ट्रक्चर है लेफ्ट साइड में, ये मोस्ट स्टेबल होगा, जिसमें ये देखें ये दो कार्बन डबली बॉन्डेड हैं और अब इनके साथ 4 अल्काइल ग्रुप्स मैंने शो किए हैं, मतलब इनमें से किसी के साथ भी हाइड्रोजन एटम नहीं है। ये टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है या फुल्ली सब्स्टिट्यूटेड है। फिर उसके बाद ये आ जाता है जिसमें आप देखें एक डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम है, ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है। और फिर ये अगला आ जाता है जो कि डाई सब्स्टिट्यूटेड है, और फिर इसमें ये तकरीबन बराबर होगा अपने ट्रांस के साथ। ये जो दो स्ट्रक्चर हैं तीसरे और चौथे नंबर पे, ये दोनों डाई सब्स्टिट्यूटेड हैं। इनमें फ़र्क क्या है? इनमें जो तीसरा स्ट्रक्चर है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है, और जो अगला है उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ जाता है। तो ये जो ब्रैकेट में चौथा और पांचवा है, इनमें चौथा ट्रांस है और पांचवा सिस है। तो अब जो ट्रांस है वो ज़्यादा स्टेबल है, और उसकी वजह आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि आमतौर पर जो ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं वो क्यों ज़्यादा स्टेबल होते हैं। आपने मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं सिस और ट्रांस आइसोमर की, उसमें एक ये भी पढ़ा था स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी का ताल्लुक मुख्तलिफ फैक्टर्स लाइक इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन वगैरह से। उसके बाद ये आ जाते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड और ये इथीन आ जाते हैं। तो फिर हम कहेंगे कि तमाम अल्कीन्स में से जो लीस्ट स्टेबल है वो इथीन है। और फिर ये जो इथीन है इसके ये वाले हाइड्रोजन एटम जितनी ज़्यादा तादाद में रिप्लेस होते जाएंगे विद अल्काइल ग्रुप, स्टेबिलिटी में उतना ज़्यादा इजाफा होता जाएगा। तो ये हमारे पास एक जनरल कंक्लूजन है कि अल्कीन में जितने ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू डबली बॉन्डेड कार्बन, वो अल्कीन उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। इसके बाद हम अगला रिएक्शन पढ़ेंगे और वो रिएक्शन है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन क्या है? हेलोजिनेशन इज़ द रिएक्शन ऑफ हेलोजन विद अल्कीन्स। अल्कीन और हेलोजन जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो इसको हेलोजिनेशन कहते हैं। हेलोजिनेशन की ये एक सिंपल एग्जांपल है जिसमें इथीन और ब्रोमीन आपस में CCl4 सॉल्वेंट में रिएक्शन कर रहे हैं। ब्रोमीन को डिज़ोल्व किया गया CCl4 सॉल्वेंट में। इस रिएक्शन में क्या होता है कि ये जो दो ब्रोमीन एटम है इनमें से एक एटम एक कार्बन में ऐड हो जाता है और दूसरा कार्बन दूसरा ब्रोमीन दूसरे कार्बन में ऐड हो जाता है, और ये बन जाता है 1,2-डाइब्रोमो इथेन। अल्कीन की जो हेलोजिनेशन है इसको कई तरीक़ों से अकम्प्लिश किया जा सकता है, इसके कई मोड्स हैं।
तो हम इन मोड्स को बारी बारी पढ़ेंगे। तो पहला जो हमारे पास मोड है वो है हैलोजिनेशन इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। अगर किसी हैलोजन को नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया जाए और फिर उस सॉल्यूशन को अल्कीन के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो हम इस रिएक्शन को देखते हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो दो हैलोजन एटम है वो दो डबली बॉन्डेड कार्बन्स के साथ ऐड होते हैं और एक विसिनल डाइहेलाइड बनता है। विसिनल डाइहेलाइड क्या होते हैं? डाइहेलाइड ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें दो हैलोजन एटम हो, और विसिनल का लफ्जी मतलब होता है नेबर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में विसिनल डाइहेलाइड ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसमें दो हैलोजन एटम बॉन्डेड होंगे दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स के साथ, यानी दो ऐसे कार्बन एटम जो लगातार हों, आपस में बॉन्डेड हों। अब उनके साथ एक एक हैलोजन एटम बॉन्डेड हो तो ये मॉलिक्यूल कहलाएगा विसिनल डाइहेलाइड। तो जब अल्कीन्स को हैलोजन के साथ क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ नॉन पोलर सॉल्वेंट में रिएक्ट करवाया जाता है तो विसिनल डाइहेलाइड बनते हैं। रिएक्शन की ख़ास बात यह है कि अगर ब्रोमीन को यूज़ किया जाए तो उसका जो रेडिश ब्राउन कलर है वो डिस्चार्ज हो जाता है। इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले ये एक एग्जांपल लें। प्रोपीन है, प्रोपीन को अगर ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो इन दो कार्बन में ब्रोमीन के एटम ऐड होंगे, इन दो कार्बन में जो आपस में डबल बॉन्ड बना रहे। एक ब्रोमीन एटम इस कार्बन के साथ आ जाएगा CH2 के साथ और एक CH के साथ आ जाएगा, तो ये प्रोडक्ट हमें हासिल होगी। ये एक विसिनल डाइहेलाइड है, इसका नाम होगा 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन। इसी तरह इथीन को अगर ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो इन दोनों कार्बन में एक एक ब्रोमीन एटम ऐड होगा, ये विसिनल डाइहेलाइड बनेगा जिसका नाम है 1,2-डाइब्रोमो ईथेन। मैकेनिज्म देखते हैं। रिएक्शन स्टार्ट किस तरह होते हैं कि जो हैलोजन का मॉलिक्यूल है वो वैसे तो नॉन पोलर है, लेकिन अल्कीन के पाई इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल में से किसी एक एटम को जब अप्रोच करते हैं तो ये मॉलिक्यूल पोलराइज होना शुरू हो जाते हैं। एक ब्रोमीन एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन रिच हो जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, दैट बिकम बॉन्डेड टू वन ऑफ दीज टू कार्बन एटम। इनमें से एक कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड हो जाते हैं। इंटरमीडिएट स्टेज के दौरान ये ब्रोमीन एटम इन दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है और साथ में ये ब्रोमीन एटम एज अ नेगेटिव आयन अलग हो जाते हैं। फिर ये जो ब्रोमाइड आयन है ये सेकेंड स्टेप में इनमें से एक कार्बन को अप्रोच करता है, उस कार्बन का ब्रोमीन के साथ बॉन्ड टूटना शुरू हो जाता है और फाइनली फिर हमें ये प्रोडक्ट हासिल होती है जिसमें इन दोनों कार्बन्स के साथ एक एक ब्रोमीन एटम अटैच हो चुका है। रिएक्शन की ख़ास बात यह है कि अगर इस रिएक्शन में ब्रोमीन को यूज़ किया जाए तो ब्रोमीन का जो रेडिश ब्राउन कलर है वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो फिर हम इस रिएक्शन को यूज़ कर सकते हैं किसी मॉलिक्यूल में डबल या ट्रिपल बॉन्ड की मौजूदगी को चेक करने के लिए, क्योंकि सिर्फ अल्कीन और अल्काइन ही है जो ये रिएक्शन देते हैं। अल्कीन और अल्काइन जब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर डिस्चार्ज हो जाएगा। ये इंडिकेशन होगी कि मॉलिक्यूल में लाजमी डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। तो मॉलिक्यूल में अनसेचुरेशन को चेक करने के लिए हम इस रिएक्शन को यूज़ करते हैं और फिर ये रिएक्शन कहलाता है बीएस टेस्ट। तो बीएस टेस्ट इज यूज्ड टू check unsaturation in a molecule, or BS test is used to differentiate between alkanes and alkenes and alkynes। alkanes को alkene और alkyne से distinguish कराने के लिए हम इस रिएक्शन को एज अ केमिकल टेस्ट यूज करते हैं। इसके बाद हम हैलोजिनेशन का एक और मोड पढ़ते हैं, हैलोजिनेशन इन नॉन पोलर सॉल्वेंट एट हाई टेम्परेचर। अगर हैलोजन और अल्कीन का जो आपस में रिएक्शन है ये NBS
एन ब्रोमोसक्सेनामाइड, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसकी मौजूदगी में कराया जाए एट अबाउट 500 सेंटीग्रेड। यहाँ पर टेम्परेचर मिसिंग है, इसको आप नोट कर लीजिएगा 500 सेंटीग्रेड। अगर 500 सेंटीग्रेड पर अल्कीन और हैलोजन का रिएक्शन NBS की मौजूदगी में कराया जाए तो फिर एडिशन की बजाय एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। अब ये नहीं होता कि जो ब्रोमीन का मॉलिक्यूल है वो इन दो कार्बन में ऐड हो, अब वो ऐड नहीं होता, उसकी बजाय एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। उस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो एलिलिक कार्बन है वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होती है, एक एलिलिक हाइड्रोजन एटम सब्स्टिट्यूट हो जाता है विद वन ब्रोमीन एटम। अब एलिलिक कार्बन क्या है? कार्बन एटम नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड इज कॉल्ड एलिलिक कार्बन। वो कार्बन एटम जो डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ बॉन्डेड हो उसे एलिलिक कार्बन कहते हैं। अब ये दो कार्बन डबली बॉन्डेड हैं, तो अब इस कार्बन के साथ ये जो एक तीसरा कार्बन लगा है, इस कार्बन को हम कहेंगे एलिलिक कार्बन। और एलिलिक कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड होते हैं उन्हें कहते हैं एलिलिक हाइड्रोजन। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर 3 एलिलिक हाइड्रोजन एटम है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि एक एलिलिक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाता है ब्रोमीन एटम के साथ। तो फिर ये प्रोडक्ट हमें हासिल होगी BrCH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इस मॉलिक्यूल का नाम है एलाइल ब्रोमाइड या 3 ब्रोमो 1 प्रोपीन। इसका जो ट्रिवियल नेम है, कॉमन नेम है, वो एलाइल ब्रोमाइड है। ये जो अल्काइल ग्रुप है इसका नाम आपको याद करें, नॉमेनक्लेचर में मैंने बताया था, इस ग्रुप को एलाइल कहते हैं। तो अब इसके साथ ब्रोमीन लगा है तो इसका नाम होगा एलाइल ब्रोमाइड, जबकि IUPAC नेम है 3 ब्रोमो 1 प्रोपीन या 3 ब्रोमो प्रो 1E। तो ये है हैलोजिनेशन एट हाई टेम्परेचर। इसके बाद हम तीसरा मोड देखेंगे हैलोजिनेशन का, हैलोजिनेशन इन वाटर। अब हम हैलोजिनेशन का एक तीसरा मोड पढ़ेंगे और वो है हैलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अगर अल्कीन्स को हैलोजन के साथ रिएक्ट करवाया जाए वाटर की मौजूदगी में तो फिर हाइपोहेलस एसिड मॉलिक्यूल की एडिशन होती है अक्रॉस डबल बॉन्ड, और इस तरह जो प्रोडक्ट हमें हासिल होती है उन्हें हेलोहाइड्रिन्स कहते हैं। हेलोहाइड्रिन में ये होता है कि एक कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है और दूसरे कार्बन के साथ हैलोजन एटम अटैच होता है। अब इस रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है, इस रिएक्शन में पहले जो हैलोजन है इस रिएक्शन में होता क्या है कि जो हैलोजन है वो पहले वाटर के साथ रिएक्शन करके ये चीज़ बनाता है, एक्स से मुराद हैलोजन है, तो हैलोजन और वाटर मिलकर HOX बनाते हैं। HOX इज कॉल्ड हाइपोहेलोस एसिड। क्लोरीन के केस में ये कहलाएगा हाइपोक्लोरस एसिड, ब्रोमीन के केस में कहलाएगा हाइपोब्रोमस एसिड एंड सो ऑन। तो फिर ये जो हाइपोहेलोस एसिड हैं ये असल में अगले स्टेप में अल्कीन के साथ रिएक्शन करेंगे। अब मसलन HOCl को अगर इथीन के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो होगा क्या कि एक कार्बन में OH ग्रुप ऐड होगा और एक कार्बन में Cl ऐड होगा और ये प्रोडक्ट बनेगी 2 क्लोरो इथाइल अल्कोहल। ये एक हेलोहाइड्रिन कहलाएगा जिसमें एक कार्बन के साथ OH लगा है और दूसरे कार्बन के साथ हैलोजन लगा है। तो ये है अल्कीन का हैलोजन के साथ रिएक्शन वाटर की मौजूदगी में। तो इस रिएक्शन में वाटर ने भी अपना रोल अदा किया है, वाटर भी रिएक्शन में इन्वॉल्व है। इसके बाद हम एक और मॉड पढ़ेंगे हैलोजिनेशन का और वो है हैलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल।
जिस तरह हमने हेलोजन के साथ रिएक्शन पढ़ा है वाटर की मौजूदगी में, तो इसी तरह हेलोजन का अल्कीन के साथ रिएक्शन अल्कोहल की मौजूदगी में भी हो सकते हैं। अब इस रिएक्शन में भी उसी तरह ये होगा कि पहले हेलोजन और अल्कोहल आपस में रिएक्शन करेंगे। इस रिएक्शन से क्या होगा, इस रिएक्शन से दो प्रोडक्ट्स बनेंगी, एक बनेगी C2H5OBr और साथ में HBr। फिर ये जो C2H5OBr है ये अगले स्टेप में अल्कीन के साथ रिएक्शन करेगा। तो अब एक कार्बन में Br ऐड हो जाएगा और दूसरे कार्बन में OC2H5 ऐड हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को आप बिल्कुल पिछले रिएक्शन की तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो अल्कीन का वाटर की मौजूदगी में रिएक्शन था। तो जिस तरह वहाँ अल्कीन और वाटर ने पहले आपस में रिएक्शन किया, यहाँ अल्कीन और अल्कोहल पहले आपस में रिएक्शन करेंगे। अब ये जो प्रोडक्ट बनी है ये प्रोडक्ट कहलाएगी हेलोजिनेटेड ईथर। ये ईथर्स हैं और ऐसे ईथर्स हैं जिनमें हेलोजन एटम भी मौजूद है। इसके बाद हम अगला रिएक्शन पढ़ते हैं और वो है एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। बल्कि टाइम काफ़ी ऊपर हो गया तो आज का लेक्चर हम यहाँ पर वाइंड अप करेंगे और ये जो बाकी रिएक्शंस हैं इन्हें हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। तो अगले लेक्चर के साथ इंशाल्लाह मंडे को दोबारा हाजिर खिदमत होंगे।